हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस सेशन के अंदर में हम लोग हमारे टॉप 100 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, जो आपके बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था वो, और टीआरई 3 की जो री एग्जाम हुई थी उनमें से जो क्वेश्चंस है, उनमें से टॉप 100 क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो इस सेशन को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जिस समय में बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं ना, उस समय में डबल मेहनत करनी होती है ताकि आप और ज्यादा आगे निकल सके। ये चीज जिस बच्चे ने ध्यान रख ली ना, वो बच्चा जो है वो सफल हो जाएगा। और ये समय है आपके मेहनत करने का। जब बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, आप उस समय में डबल मेहनत करिए। और मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर रहा हूं, पूरा टीचिंग परीक्षा परिवार आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है ताकि आप लोग आगे रह सके। आना है कि नहीं आना है टॉप रैंक के अंदर में? सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, लेकिन अब रैंक भी लेकर आना है, और यही लक्ष्य है टीचिंग परीक्षा का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारे साथ में कंटिन्यूअसली बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। पूरा सेशन आप लोग अच्छे से देखिएगा, और सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, करीब करीब 1000 जो है लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट होते ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा का पूरा सेशन इन 1000 बच्चों को समर्पित, जिन लोगों ने यहाँ पर में जो है इस सेशन को लाइक कर दिया है। और जितने भी बच्चे प्लीज एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, ताकि मैं देख सकूं कि कौन है ये लॉयल स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है, जो सेशन को बिल्कुल आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक कोट बहुत ही सुंदर सा बताना चाहूंगा। सक्सेस ऑकर्स व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। सक्सेस मिलती है जब आपकी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रिपरेशन के साथ में मिलती है। तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके पास में, क्या आपकी प्रिपरेशन हो रही है? ये ध्यान रखिए आप लोग, प्रिपरेशन। और आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा आपके टीचर्स डे के अवसर पर आप लोगों के लिए फ्लैट 51% जो है फ्रेंड्स ऑफ लेकर आया है। ये आप लोगों के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब आगे से जो है बहुत सारी और भी चीजें होनी है। 8 तारीख की टेस्ट है आप लोगों की, ठीक है। और इसके अलावा सुपर टेट भी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख से जो है 50,000 क्वेश्चन का जो एक सेट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों को, सुपर डेट वाले बच्चों को, यूपी के 50,000 क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के लिए फ्रेंड्स फ्लैट ऑफर है। नाउ फ्रेंड्स, अब लोग डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और मैं यहीं पे आपको प्रूफ दे दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कोसी प्लेन की। अब ये कोसी प्लेन क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोसी नदी जो है ना, उसका आसपास का जो इलाका होता है उसको कोसी का मैदान या कोसी प्लेन कहा जाता है। ठीक है, एक इमेज के थ्रू बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है मान लीजिए हमारा भारत, यहाँ पर में बिहार है, और बिहार में ये जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, इसको अगर हम लोग यहाँ पर में जूम करेंगे, ठीक है, पूरा बिहार हमने निकाल लिया, यहाँ पर में ये जूम करेंगे तो ये कोसी का प्लेन मिलता है। बात हो रही है कि बिहार के अंदर में जो है कोसी प्लेन की एवरेज ऊंचाई कितनी है। तो कोसी प्लेन की जो एवरेज ऊंचाई है फ्रेंड्स, वो है आप लोगों की, ठीक है, 30 to 45 मीटर। तो यहाँ पर में जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर है आप लोगों का फ्रेंड्स, वो आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, 30। ओके, तो 30 मीटर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का। 30 मीटर की जो है वो एवरेज मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई है आप लोगों की। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी का नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों का 69वीं बीपीएससी में भी आया था। देखिए यहाँ पर में, द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज, बताइए। आप लोग देख रहे हो डायरेक्टली क्वेश्चन, ये 69 बीपीएससी में भी आया था, और उसमें भी आंसर जो है वो ए बताया गया था, ठीक है, आप लोगों का। और उसके बाद में आप लोग देख लीजिए कि टीआरई के अंदर में भी पूछा गया आप लोगों से क्वेश्चन। इसीलिए बोल रहा हूं, पूरा सेशन देखो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल रहे हैं कि जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है। तो 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया था आप लोगों का, और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे जो है वो 70वीं बीपीएससी में, बहुत सारे हमारे बच्चे जो है वो क्लियर कर जाएंगे। टीआरई 1 का फीमेल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना आप लोग। सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, त्रिपुरी में, किसको हराकर? देखिए, सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बने फ्रेंड्स, ठीक है, एक बार निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, और एक बार जो है त्रिपुरी सेशन के अंदर में चुनाव हुआ था। हरिपुरा जो सेशन हुआ था गुजरात के अंदर में, वो वहां पर में 1938 में, ठीक है, 1938 के अंदर में हरिपुरा सेशन के अंदर में बन गए थे अध्यक्ष, वो हरिपुरा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1939 के अंदर में जो त्रिपुरी सेशन हुआ था मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास में, ठीक है, यहां पर में उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने पत्ताभी सीतारमैया को हराया था, जो कि गांधी जी के खड़े किए गए कैंडिडेट थे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पत्ताभी सीतारमैया को खड़ा किया था अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, और पत्ताभी सीतारमैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का।
तो आंसर इज पत्ताबी सीतारामैया। 92% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जब बच्चे इस तरीके से आंसर करते हैं, और ऐसे ही स्ट्रीक लास्ट तक बना के रखनी है आप लोगों ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप देख भी सकते हो कि फ्रेंड्स की सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने, ठीक है, 1580 वोट हासिल किए थे। वही जो है यहाँ पर मैं बात करें हम गांधी जी के जो कैंडिडेट थे, ओके, आपके पत्ताबी सीतारामैया, उनको मिले थे 1377 वोट। नाउ फ्रेंड्स अब आप देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का, ये टीआरई 1 के मेल में पूछा गया क्वेश्चन, और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आ सकता है, इवन आपके जितनी भी आगे की एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम्स के अंदर में बहुत ज्यादा यूजफुल है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं केवल 5 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। 1100 से ज्यादा, 1177 लाइक्स आपने कर दिए हैं। एक बार दबा के हर एक जगह पे जहां शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सारे धमाकेदार सेशन जो है वो कंडक्ट करवा सके। तो 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना, अब देखो 1938 में अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया, एक एक जो है समिति बनाई, उस समिति का नाम था राष्ट्रीय योजना समिति। उस समिति का अध्यक्ष उन्होंने किसको बनाया था? क्या वो खुद बन गए थे अध्यक्ष उस समिति के? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे बोस, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उन्होंने जो है वो राष्ट्रीय योजना समिति जो है उसकी अध्यक्षता किसको दी थी? ये यहां पर मैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो अध्यक्षता उन्होंने दी थी जवाहरलाल नेहरू को, इस कमेटी की, राष्ट्रीय योजना समिति। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, अक्सर मैंने देखा है इस क्वेश्चन के अंदर में कंफ्यूज होते हैं। 1938 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति जो बनाई थी उसकी अध्यक्षता उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर में हम लोग जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। देखिए 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो नेशनल, ठीक है, प्लानिंग कमीशन बना था, योजना समिति, उसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का 5वीं टाइगर सेंसस 2022 जो आई थी उसमें टाइगर्स की संख्या कितनी है? हर 4 साल में ये आती है, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 4-4 साल बाद आती है। अभी 2022 में आई तो 2026 में आएगी, तो 2026 तक यही डेटा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार मैं हर किसी से चाहूंगा कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार दबा के एक साथ हर एक ग्रुप के अंदर में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों से टीचर्स डे के ऊपर में मेरी यही आकांक्षा है, क्योंकि मैं पूरी एनर्जी के साथ में आपको पढ़ा रहा हूं। हर बच्चे ने, जिस भी बच्चे ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, ठीक है, वो यहाँ पर मैं हाथ ऊपर खड़ा कर देगा। तो 5th टाइगर सेंसस जो है फ्रेंड्स इसके अनुसार कितनी है? तो देखिए आप लोगों को बता दूं मैं कि 2006 के अंदर में हुआ था सेंसस आप लोगों का, उसके अनुसार 1411 टाइगर्स थे हमारे देश के अंदर में, ठीक है। 2010 में हुआ तो 1706 हो गए, ठीक है। 2014 के अंदर में, 2018 के अंदर में थे 2967, ओके। अब देखिए टाइगर्स की संख्या जो है वो बढ़ गई है, 3167 हो चुकी है 2022 के सेंसस के अनुसार, ओके। तो अभी आप लोगों को क्या याद रखना है? आप लोगों ने याद रखना है कि टाइगर की संख्या जो है वो 3167 हो चुकी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ओके। तो 3167 ये टाइगर्स की संख्या हो चुकी है 2022 की टाइगर सेंसस के अनुसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों के सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां पर में है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा टाइगर्स है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है आप लोगों का, ओके, कि सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर में। जैसे हम लोग पेड क्लास के अंदर में कई बार छुटकू का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, एक बार छुटकू का इस्तेमाल करके देखते हैं क्या छुटकू बना सकता है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड? बताइए। मैं आप लोगों को बता दूं, ये छुटकू है हमारा, देखिए आंख भी मारता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग कई बार करते हैं हमारे क्लास के अंदर में पढ़ते समय। इसने क्वेश्चन बनाकर दिया है आप लोगों के लिए, बताइए विच स्टेट हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोवाइडेड? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो आप लोगों ने यहाँ पर में देख लिया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है 785, तो यहाँ पर में उसने आंसर दे दिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश 785। तो इस तरीके से हम जो है फ्रेंड्स क्वेश्चंस भी बना सकते हैं हमारे छुटकू के साथ में जब जब आप लोग बोलोगे। तो एक लाइक तो यार छुटकू के लिए भी बनता है हमारे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिड डे मील स्कीम का नया नाम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको जो है फ्रेंड्स एक पेपर पे लिख लो और अपने सामने चिपका दो, अपने स्क्रीन के सामने, अपने टेबल के सामने चिपका दीजिए।
मैं पूरी अपनी एनर्जी लगा दूंगा, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता रहेगा लेक्चर के अंदर में। न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम इज पोषण स्कीम, मिड डे पोषण, पीएम मिड डे पोषण स्कीम, नेशनल पोषण स्कीम, क्या नाम है इसका? तो देखिए फ्रेंड्स, मिड डे मील स्कीम जो है आप लोगों की 1995 के अंदर में लॉन्च की गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, ठीक है। इसको शॉर्ट में पीएम पोषण स्कीम बोला जाता है, पीएम पोषण स्कीम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीएम पोषण स्कीम। कब किया गया था? 2021 के अंदर में किया गया था, ठीक है। बाकी मिड डे मील स्कीम जो है कब लॉन्च हुई थी? 1995 के अंदर में लॉन्च हुई थी, और उसका नाम बदल के पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया 2021 के अंदर में। ये भी आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। द ऑर्गेनाइजिंग प्लेस ऑफ थावे महोत्सव 2023 वॉज। अब 2023 को छोड़ दीजिए आप लोग, आप मुझे ये बताइए थावे महोत्सव कहां पर में होता है, ठीक है। थावे महोत्सव कहां पर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये आप लोगों ने बताना है। जल्दी जल्दी से सभी लोग बताते रहेंगे, थावे महोत्सव कहां पर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि थावे दुर्गा टेम्पल है वहां पर में जिस जगह पे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, थावे दुर्गा टेम्पल, ओके। तो थावे महोत्सव वहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां पर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारी चीजें। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का गोपालगंज, गोपाल, ठीक है, गंज। अब गोपालगंज जो है कौन से ऑप्शन में दिया है भाई? नहीं दिया, यहां पर में भी, यहां पर में भी नहीं दिया। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ई इज द करेक्ट आंसर। तो थावे महोत्सव कहां मनाया जाता है, ठीक है, थावे महोत्सव मनाया जाता है आप लोगों का गोपालगंज के अंदर में, थावे नाम की जगह पर। गोपालगंज में थावे नाम की जगह है, वहां पर में थावे दुर्गा मंदिर है, ठीक है। और वो मंदिर अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो थावे दुर्गा मंदिर जो है फ्रेंड्स ये है आप लोगों का, ये आप देख सकते हो, थावे दुर्गा मंदिर, ओके। तो यहाँ पर में लोग आए, लोगों की उपस्थिति बढ़े, थावे के अंदर में टूरिज्म बढ़े, ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म जो है वो बढ़े, इसको लेकर भी यहाँ पर में सरकार ने इस तरीके के जो चीजें हैं, प्रयास है, उनको बढ़ावा दिया है। गोपालगंज के अंदर में होता है थावे महोत्सव, प्लीज इसको याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। आप लोगों को उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग बीपीएससी के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हो, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में, और प्रीमियम कंटेंट के साथ में अपना सिलेक्शन चाहते हो आप लोग, ठीक है, जहां पर में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल रही है, इवन आज की जो क्लास है, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वहां पर में टेस्ट भी मिल जाएगी आप लोगों को। तो आप लोग टीचिंग परीक्षा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो 7611101101 9697888844 इस नंबर के ऊपर में कॉल कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, एक ही बात है। और आज आप लोगों के लिए 51% ऑफ है, फ्लैट 51% ऑफ, इसका भी आप लोग फायदा उठा सकते हो टीचर्स डे के अवसर पर, ओके। चलिए, वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे बताइए जल्दी से, वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, 9 जनवरी, 8 जनवरी, 4 जनवरी। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे। लुई ब्रेल ने जो है फ्रेंड्स ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी। मुझे बताइए ब्रेल लिपि के अंदर में कितने डॉट्स होते हैं? ब्रेल लिपि के अंदर में कितने डॉट्स होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है फास्ट, ठीक है। 1442 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे पास में, 1433 लाइक्स हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करके एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि पूरी एनर्जी इसी तरीके से बनी रहे। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर में 6 डॉट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, 6 डॉट्स होते हैं, ठीक है। जो ऐसी आड़े जो है होती है ना, इनको जो है बोला जाता है रोज, R1 R2 R3, ठीक है। और जो कॉलम होते हैं सीधे, ठीक है, उनको C1 C2। तो 2 कॉलम होते हैं और 3 रोज होते हैं इसके अंदर में, ठीक है, 2 कॉलम और 3 रोज, ठीक है। तो इस तरीके से 6 डॉट्स इसके अंदर में होंगे। सूर्य क्या है, ये आप लोगों का टीआरई में पूछा गया प्रश्न, जल्दी बताइए यहां पर में। ये इसका नन ऑफ दी अबव नीचे का कट गया है, ठीक है, सूरज के डर से। बताइए यहां पर में दिया हुआ है पूरा का पूरा आप लोगों के ऑप्शंस। सन क्या है? जल्दी जल्दी से बताना है आप सभी लोगों ने, आंसर क्या होगा? अच्छा, सूरज की कोई उम्र बता सकता है क्या मुझे? सूरज की उम्र कितनी है? सूरज की उम्र कितनी है, जल्दी बताइए, देखते कितने लोग वो भी बता पाते, क्योंकि सन जो है ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक येलो स्टार है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एक पीला तारा है, ओके। सूरज जो है इसको येलो ड्वार्फ स्टार की कैटेगरी के अंदर में क्लासिफाई किया जाता है। तो सन जो देख रहे हो ना आप लोग, ये एक येलो ड्वार्फ स्टार है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम इतना बड़ा है, ये सूरज इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी को अगर इसके अंदर में पूरा फिट करना है
तो हमारी पृथ्वी की 1.3 मिलियन अर्थ, मतलब कि 13 लाख पृथ्वियां लग जाएंगी उसके अंदर में फिट करने के लिए। आप सोचिए दुनिया कितनी बड़ी है। ठीक है, आप लोगों को मैं बोलूं कि पटना से गोपालगंज पैदल पैदल जाना है तो आप बोलोगे हाय दैया सर ये क्या कह दिया आपने, इतना दूर पैदल कैसे जाएंगे, हम गांधी जी थोड़ी है जो दांडी मार्च करके चले जाएंगे टुपुक 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 टुपुक। ठीक है, और पहली बात तो वो धोती पहनते थे, सर हम जींस पैंट पहने हुए हैं कैसे जाएंगे वहां पर में। ठीक है, या फिर सर हमारे कपड़े जो है वो तो गर्मी में हम तो वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप वहां नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर में आप देखिए कि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है और हमारी पृथ्वी जैसी 1.3 मिलियन अर्थ उसमें समा सकती है। ठीक है, तो ये इसकी बात है। बाकी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हमारे सूरज की एज कितनी है। ठीक है, तो हमारे सूरज की जो एज है फ्रेंड्स वो है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था, मतलब कि 4.5 बिलियन साल पहले। ठीक है, 4.5 बिलियन 4.5 अरब साल पहले जो है फ्रेंड्स इसका निर्माण हुआ था। ये याद रखना अपने, 450 करोड़ साल पहले सूरज का निर्माण हुआ था, सोलर सिस्टम बना था हमारा 4 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों का 5 बिलियन ईयर्स एगो, नासा की वेबसाइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों का, 1499 लाइक्स हो चुके हैं, क्या बात है फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। ठीक है, एक लाइक दूर है हम लोग 1500 से, और ऐसे ही हम लोगों ने आज 3000 का टारगेट करना है पूरा। एक एक बच्चा अगर यहाँ पर मैं कंट्रीब्यूशन करेगा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। अगर एक ग्लोब है, ठीक है, उसके ऊपर में हर एक डिग्री के ऊपर में आप लोगों ने मान लीजिए लैटिट्यूड बनाया, जो आड़ी रेखाएं होती है ना, आड़े सर्कल जो होते हैं उनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। तो हर एक डिग्री के लैटिट्यूड के ऊपर में कितने बन सकते हैं, आपके डायरेक्टली एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ओके, डायरेक्टली एग्जाम का क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स प्राउडली बोल सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो टीचिंग परीक्षा के कोर्स में आप लोगों को पढ़ाया गया था एग्जाम में भी आने के पहले। आप लोग खुद देखिए, दानिश सर बाल भी नहीं बनाए, दानिश सर दाढ़ी भी नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, टोटल नंबर ऑफ जो लैटिट्यूड है फ्रेंड्स इंक्लूडिंग इक्वेटर वो आप लोगों का कितना है, 179 आता है। ओके, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 89 लैटिट्यूड या अक्षांश दक्षिण में, 89 जो है वो नॉर्थ में, और एक इक्वेटर, तो ये हो जाता है आपका 179 पोल्स वाली लाइन को या पोल्स वाले डॉट को छोड़कर। ओके, ये आप देख लीजिए पढ़ाते हुए, ये पेड क्लास का जीआईएफ है आप लोगों का जो आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे हो इस तरीके से। ठीक है, पूरा समझाया था आप लोगों को, कितने हैं 179 है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 179 लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया था ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया। एक बार लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, एक बार जल्दी जल्दी से लिख दीजिए आप सभी के सभी लोग, ताकि जो है फ्रेंड्स एक मेहनत जो है ना दोनों तरफ से दिखनी चाहिए। ठीक है, सब मिलकर यहाँ पर में मेहनत करेंगे ना, तब जाकर जो है हम लोग यहाँ पर में लोहा जो है उसको पिघला सकते हैं। सबका पसीना यहाँ पर में, सबकी मेहनत, सबकी हीट यहाँ पर में आनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर में जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है, ये 2 बार एग्जाम के अंदर में आ चुका है आप लोगों के टीआरई के, 2 बार। ठीक है, तो एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब जो हम लोगों को अवशेष मिले, इंसानों की हड्डियां मिली है, ठीक है, दांत मिले हैं, और जो उनके शरीर के अवशेष मिले हैं, उसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि इंसानों की उत्पत्ति कहाँ हुई है, अफ्रीका के अंदर में हुई है। अफ्रीका के अंदर में, मतलब हमारे पूर्वज जो है वो अफ्रीका में रहते थे। ठीक है, तो अपन लोग भी अफ्रीकन जीन्स अपने अंदर में अभी भी है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है, ये वाला इलाका जो है आपका, यहाँ पर में आप लोगों को मिलते हैं इंसानों के सबसे शुरुआती इंसानों के सबूत। ठीक है, सबसे शुरुआती इंसानों के सबूत, होमो सेपियंस के सबूत यहाँ पर में इस इलाके में अफ्रीकन रिफ्ट वैली में मिलते हैं आप लोगों को, अफ्रीका की घाटी में। ठीक है, तो मतलब अपन लोग इधर में रहा करते थे कभी तो भी, अपने पूर्वज लोग। अब ये क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मैं आपको बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन समझाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पर मैं बोला गया है कि यदि दो सांस्कृतिक जो है यहाँ पर में दो समुदाय, ठीक है, उनके बीच में सांस्कृतिक संपर्क होता है, अलग अलग कल्चर है। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई जो है राजू जो है हमारा, ठीक है, राजू जो है वो एक समुदाय से बिलोंग करता है, और ये नेहा है, ये एक समुदाय से बिलोंग करती है। अब राजू और नेहा में हो गया प्यार। ठीक है, ये दोनों ने, ठीक है, एक दूसरे को देखा। ठीक है, देखते से प्यार नहीं हुआ, क्योंकि देखने वाला प्यार अच्छे से ही नहीं होता है, मिलजुल कर जो होता है नेचर वाला। तो उन्होंने मिले, फिर क्या हुआ कि राजू का जो पूरा समाज था, राजू समाज का लीडर था, नेहा अपने समाज की लीडर थी, दोनों में मस्त पैकी जो है वो इनकी शादी में इधर के भी लोग आए, उधर के भी लोग आए, दोनों में मिलना जुलना हुआ, कल्चरल कॉन्टेक्ट हुआ दोनों कम्युनिटीज के बीच में। तो इसमें क्या होता है, फिर उस चीज में क्या होता है, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स इस चीज के अंदर में जो है ना आप लोगों को बता दूं, इसको कहा जाता है एक्यूकल्चरेशन। ठीक है, इसको कहा जाता है आप लोगों का,
ठीक है, क्या कहा जाता है, एक्यू कल्चरेशन, ठीक है, एक्यू कल्चरेशन इसको बोलते हो आप लोग, इसको एक्यू कल्चरेशन बोला जाता है इसको, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और इसमें क्या है, बेसिकली दो समुदाय आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या हो जाएंगे आप लोगों की, adapting and incorporating aspect of new culture when individuals और communities are exposed to it। मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ में मिलती है, या एक इंडिविजुअल दूसरे कम्युनिटी के इंडिविजुअल के साथ में मिलता है, तो कुछ चीजें वो अपनी खुद की रखता है, ठीक है, और आगे वाले की भी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे एक बेटी जो है वो ससुराल में जाती है तो कुछ चीजें अपनी भी फॉलो करती है अपने घर में जो उसके मायके में होती थी, और ससुराल की भी अपना लेती है, तो वो भी आप लोगों का एक्यूकल्चरेशन के अंदर में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो कुछ मॉडिफाई हो जाता है बिहेवियर के अंदर में, नई जो है वो कुछ चीजें कल्चर सीखने के लिए मिल जाती है, नया कल्चर स्लैंग बन जाता है आप लोगों का, नए कल्चर के अंदर में ढल जाती है, नए हॉबीज बन जाती है वगैरह वगैरह। तो जब आप, सिंपल सी बात है, दो कम्युनिटीज या दो अलग अलग कम्युनिटीज के पर्सन आपस में मिलते हैं, ठीक है, और उनका कल्चरल कांटेक्ट होता है, तो एक्यूकल्चरेशन होता है। तो जब भी आपके भाई साहब आपको, मतलब मान लीजिए कि कोई हो, ठीक है, निब्बा निब्बी यहाँ पर में, ठीक है, तो आज उसको फोन करके समझाना कि दानिश सर ने, ठीक है, नेहा अगर इस तरीके की अपने भाई साहब को, मतलब उनको समझाना कि अपन जो कर रहे हैं ना ये एक्यूकल्चरेशन है, दानिश सर ने समझाया है करके, ठीक है। बट उनको समझा देना दानिश सर ने समझाया, नहीं तो पता चले वो बोलेंगे यार तुम मेरे से ज्यादा तो दानिश सर की क्लास देखती हो। चलिए आ जाइए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड जल्दी से। एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन मेरे पास में आप लोगों के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। आ जाइए, देखिए फ्रेंड्स, बरौनी तेल संशोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। अब मैं आप लोगों से इसके अंदर में एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई बताइए कि ये बरौनी जो तेल संशोधन संयंत्र है ये किसकी मदद से बनाया गया था, ठीक है, किसकी मदद से ये बनाया गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, बरौनी ऑयल रिफाइनरी किसके सहयोग से बिहार में बनाई गई थी। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहली बात तो ये जो है ये बेगूसराय के अंदर में स्थित है, ये याद रखना है आप लोगों ने, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। ये बरौनी तेल संशोधक संयंत्र जो है उस समय में जो यूएसएसआर हुआ करता था, जिसको आज आप लोग, ठीक है, ये टूट चुका है, रशिया भी बोल सकते हो आप लोग इसको, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट जो है यूएसएसआर का रशिया ही है, ठीक है। तो रशिया के जो है मदद से इसको बनाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा आप लोगों का। तो कौन से जिले के अंदर में स्थित है, बेगूसराय में। ये आपका टीआरई के अंदर में पूछा गया प्रश्न था, डायरेक्टली आप लोगों को मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं, और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स 3 बार आ चुका है, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ में, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 68वीं बीपीएससी के अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन, और टीआरई में भी आया है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, महात्मा गांधी और बिहार और कुछ यादें, ठीक है, ये प्रश्न जो है आप लोगों का यहाँ पर में है। बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है। और एक चीज मैं हमेशा देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जो है वो बाद में भी क्लास देखते हैं, वो लोग जो है फ्रेंड्स शेयर नहीं करते क्लास को, ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताता है। तो भाइयों और उन सभी की बहनों, जब आप लोग जो है क्लास करते हो और ये सारी चीजें करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग शेयर भी किया कीजिए, लाइक करे कीजिए, कमेंट में करिए, ठीक है, ताकि जो है हमें भी अच्छा लगे यार कि जो बच्चे हैं वो प्रतिसाद दे रहे हैं। बिहार महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक जो है वो है राजेंद्र प्रसाद जी। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक दिखाना चाहूंगा, ठीक है, ये देखिए 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, ये दानिश सर, ठीक है, और ये दानिश सर पढ़ाते हुए। आज जो है टीचिंग परीक्षा के कितने सब्सक्राइबर है जल्दी से देखिए और कमेंट करके बताइए आप लोग मुझे, टीचिंग परीक्षा के कितने सब्सक्राइबर है। जब 3,36,000 सब्सक्राइबर थे उस समय में मैंने आप लोगों को ये करवाया था, ठीक है, एग्जाम में आने के भी पहले आप लोगों के। जल्दी से टाइप कर देंगे। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, और इंपॉर्टेंट लिखा भी था कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं, ओके। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पुस्तक लिखी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि एग्जाम में आएगा। तो जो जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो एग्जाम में आने के बहुत अधिक चांसेस है आप लोगों के। तो ये वो क्वेश्चन था जो आया था आप लोगों के एग्जाम में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर था, और आप लोग देख सकते हो कि उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके, ओके। द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व जल दिवस। और वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी बता देंगे। 1800 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 1700 से ज्यादा लाइक कर दिया है। सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे आप सभी लोग।
तो वर्ल्ड वाटर डे जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, विश्व जल दिवस आप लोगों का हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 1993 से मनाया जा रहा है इसको, ठीक है। और इस बार जो है इसकी थीम थी वाटर फॉर पीस 2024 की, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि 2024, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो अगले वाले वर्ल्ड वाटर डे से पहले हो जाएगी, है ना। तो 2024, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अटक गया था, ठीक है। मुझे वो वाली फीलिंग आई, हे मुगेम्बो, ठीक है। वो वाली फीलिंग आई थी यहाँ पर, मैं जैसे मैं अटक गया था ना उस तरीके से। और कल पता है आप लोगों को, मैंने कल एक आप लोगों के साथ में टेलीग्राम के ऊपर में एक वीडियो शेयर किया कल, वो एक बार और अटका था मैं इस तरीके से, वो कुछ दिखा रहा था आपको ये सोने वाला एक्शन और वहीं पे अटक गई थी स्क्रीन। किसी बच्चे ने उसके ऊपर में एक वीडियो बना दिया बहुत ही सुंदर सा, अगर हम वो चला सके तो प्लीज वो भी चला दीजिएगा। बहुत मुझे मतलब बेसिकली क्यूट सा वीडियो लगा मुझे बहुत। तो देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स 22 मार्च को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ये बताएंगे। और अर्थ डे, यहां से देखो और बताओ मुझे जल्दी जल्दी से, यहां से देखिए और बताइए सभी लोग जल्दी से, यहां पर मैं देखेंगे और फिर बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके चलिए। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक सिंह युक्त गेंडा का गृह राज्य है, एक सिंह युक्त गेंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर में पाए जाते हैं एक सिंग वाले गेंडे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये भी क्वेश्चन जो है वो किया हुआ क्वेश्चन था आप लोगों का। एक सिंग वाला गेंडा जो है, ठीक है, वो कहां पर में पाया जाता है सबसे ज्यादा। जी। तो आप लोग जो आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वो क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था आप लोगों को, भारत में सबसे ज्यादा एक सिंग वाला गेंडा वन हॉर्न राइनोसोरस कहां पाया जाता है। और इसका आंसर हम लोगों ने किया था असम, देख सकते हो आप लोग। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, एक सिंग युक्त गेंडा का गृह राज्य कौन सा है, कहां पाया जाता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आप लोगों का असम। ओके, आसाम के अंदर में सबसे ज्यादा एक सिंग वाले गेंडे आज के समय में भारत में पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा हब है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। आसाम के अंदर में है काजीरंगा नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में, ठीक है। ये याद रखिए, ये आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर। अभी मैं आप लोगों को जो है बहुत ही जो है आप बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आज एक इंटरव्यू लिया था हमने, कितने लोगों ने देखा है वो इंटरव्यू, ठीक है। मैंने बताया उनसे, हमने बात की पूरा का पूरा कि कैसे उन्होंने 15th रैंक लेकर आया। शुभम हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, शुभम वो टीचिंग परीक्षा का स्टूडेंट है, वो 15वें नंबर पे आया है, 15th रैंक उनकी आई है, ठीक है। एसएसटी के अंदर में 9th-10th के अंदर में भाई टीचिंग परीक्षा से पढ़कर वो लेकर आया है बच्चा। और उसका ईएमआरएस में भी सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि वो टीचिंग परीक्षा का स्टूडेंट है, टीचिंग परीक्षा के अंदर में उसने वो नॉलेज हासिल की है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको उनका जो है वो इंटरव्यू हुआ है 12 बजे, आप लोगों ने देखा होगा, मैं उसकी एक ग्लिम्स भी बता दूंगा, जितने लोगों ने देखा है हाथ ऊपर खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है फ्रेंड्स वो ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया। भारत के अंदर में सबसे बड़ा, ये देखिए एनसीईआरटी का, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, और भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि भारत में, इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां पर में होता है आपका, ठीक है, बॉक्साइट वो होता है उड़ीसा के अंदर में। बॉक्साइट से क्या निकलता है जल्दी बताओ, चलो। बॉक्साइट से क्या निकलता है, बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम का ओर है ये भी याद रखना था आप सभी लोगों ने, ठीक है। ये देखिए मैं आप लोगों को उसकी ग्लिम्स दिखाता हूँ, एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूँ उस वीडियो का, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। शुभम 15th रैंक थे ओवरऑल। शुभम आप टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़े हो आपने, आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस टीचिंग परीक्षा के साथ में, और किस तरीके से आपने पढ़ाई की जब आपकी पोस्टिंग हो गई बीपीएससी में, फिर आपने कैसे मोटिवेशन लेकर आया कि आपको ईएमआरएस के लिए भी आगे में करना है। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं अब हो गया, लग गया, सेटल डाउन हो जाओ, कई सारे लोगों को लगता है पहले दिन कि हमसे नहीं होगा, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक डर होता है। तो क्या वो डर आप में भी था? नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटेजी क्या थी? कई सारी हाउस वाइफ्स है वो रात में जाकर पढ़ती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप एक एज में आ गए और आप अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हो तो ये इससे बड़ी चीज नहीं होती। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, बहुत बहुत प्यारा इंटरव्यू रहा। और बीपीएससी के अंदर में 15th रैंक लेकर आया, ईएमआरएस के अंदर में भी उन्होंने जो वो क्लियर किया उसके बाद में, और अभी वो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में ईएमआरएस के अंदर में जॉब कर रहे हैं, और बीपीएससी में 15th रैंक था उनका टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ के। चलिए, तो नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनहरे रेशा से अभिप्राय है क्या है, जल्दी से बताइए यहाँ पर में सुनहरे रेशे से, ठीक है, सुनहरे रेशे से क्या अभिप्राय है।
देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सुनहरे रेशे से अभिप्राय है, तो सुनहरे रेशे से क्या अभिप्राय है आप लोगों का? पटसन, जिसको आप लोग जूट बोलते हो, ठीक है। तो जूट, सुनहरा रेशा इसको कहा जाता है, और ये भी एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का। एनसीईआरटी का पूरा जिस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में। तो पटसन, सुनहरा रेशा कहा जाता है इसको। इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? इसको उच्च तापमान चाहिए, ठीक है। बहुत नखरे इसके, देखिए उच्च तापमान चाहिए भाई, भारी वर्षा भी चाहिए, और आर्द्र जलवायु मतलब कि वेट क्लाइमेट उसको चाहिए होता है। ये भारत और बांग्लादेश के अंदर में जो है बहुत अच्छे से उगता है। भारत इसका अग्रणी है, भारत में सबसे ज्यादा होता है, फिर बांग्लादेश के अंदर में, ठीक है। ये फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, मतलब ट्रॉपिकल जो जोन है ना आपका, जहां पर में बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, वहां पर में उगाई जाती है ये, भारत बांग्लादेश टाइप के इलाकों के अंदर में। ओके, तो जूट को ही गोल्डन फाइबर या फिर आप लोगों का सुनहरा रेशा कहा जाता है। आप देख सकते हो कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन कि जूट को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये आई एम नोन एज गोल्डन फाइबर, देखो उल्टा क्वेश्चन पूछा है, आई एम नोन एज गोल्डन फाइबर, ऐसा पूछा उसने। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? जूट की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है आपका जो टीआरई के अंदर में पूछा गया, जल्दी जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे आप लोग। 1986 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार अगर सारे के सारे लोग एक साथ दम लगा के हिस्सा शेयर कर देंगे तो हम लोग 3000 का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1840 बच्चों ने लाइक कर दिए, दोनों टारगेट्स हमारे 3000 के हैं। पूरी टीम के मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर एक बच्चा चाहे लाइव देख रहा हो चाहे ऑफलाइन देख रहा हो, हर एक बच्चे ने जो है फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना है। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से, तो तीन मुख्य कारक कौन से हैं परिवर्तन के, जनसंख्या परिवर्तन के? एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये भी, ठीक है। तो ज्यादा लोग जो है पैदा हो गए तो जनसंख्या बढ़ जाएंगी, ठीक है। कोविड में बढ़ी थी ना, गंभीर तो हुई होंगी यार, लोग मरे भी तो थे, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोग मर गए वो, या फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, गांव से शहर में चले गए, ठीक है, तो गांव की जनसंख्या कम हो जाएंगी और शहरों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से प्रवास ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप लोगों के, जिससे कि जनसंख्या जो है वो चेंज अफेक्ट होता है आपका। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्टली हम लोग कोई अपने मन से बात नहीं कर रहे। ये आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी की इमेज है, एनसीईआरटी से ली है। पॉपुलेशन ग्रोथ या मेजर कंपोनेंट जो है वो आपका डेथ है, बर्थ रेट, डेथ, और इमिग्रेशन एमिग्रेशन। इसको टोटल मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर माइग्रेशन बोला जाता है। इस वजह से माइग्रेशन इज द आंसर यहाँ पर में थर्ड वाला, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर माइग्रेशन बोलते हैं। ये देख भी सकते, दिया भी है वहां पर में एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी हेड मास्टर 2022 का क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये आपकी 70वीं बीपीएससी में, टीआरई 4 में, टीआरई 5 में आप लोगों को काम आने वाला है। जी, तो आप लोग बताइए यहाँ पर में। और दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स, जैसे आज जो है प्रयागराज के अंदर में एक धरना है, ठीक है, और जितने भी लोग वहां पर में पहुंच सकते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर में जरूर कराइए आप लोग वहां जाकर, ताकि जो एक चीज है उसको किया जा सके। वैसे मुझे लगता है कि एक दिन जो है शायद गलत चुना गया, क्योंकि काफी सारे शिक्षक होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करते हैं, कई सारे होते हैं, उनको आना कंपलसरी होता है स्कूल में जाना उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर होता कि कल अगर कर लेते उसको। चलिए कोई नहीं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात जो है फ्रेंड्स क्या था, ये आप लोगों को बताना है। तो बिहार की जनगणना के जो है आप लोगों का, इसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, 918 लड़कियां हैं। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा आप लोगों से, यहाँ पर मैं बताइए आप सभी लोग, ठीक है, कि बिहार में, ओवरऑल बिहार में, ठीक है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, 918 लड़कियां है, मान लिया हमने। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां पर में, सबसे ज्यादा बिहार के अंदर में, ठीक है, और सबसे कम कहां पर में, सबसे, ठीक है, कम, सबसे ज्यादा और सबसे कम कहां पर में है? तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं सबसे ज्यादा कहां पर में है, ठीक है, तो वो है गोपालगंज के अंदर में, गोपालगंज के अंदर में। गोपालगंज के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले में, ठीक है, हर 1000 लड़कों के मुकाबले में 1021 लड़कियां है, ठीक है। तो 1000 से भी ज्यादा है, अकेला जिला जहां पर में 1000 से ज्यादा का लिंगानुपात है। और वही अगर हम लोग बात करेंगे सबसे कम की, मुंगेर के अंदर में है, ठीक है, मुंगेर में, और वहां पर में कितना है, 876। हर 1000 लड़कियों के मुकाबले में केवल 876 लड़कियां है। मुंगेर से है क्या कोई यहाँ पर में? ठीक है, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाओगे, यहाँ पर में तुमको लड़की नहीं मिलने वाली।
ओके, ये बहुत ज्यादा कम है भाई, कितनी ज्यादा कम है। तो जल्दी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है तुमको। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भाई रूल है समाज का एकदम, जो भी है, लेकिन रूल है यही है। अगर जॉब मिलेंगी तो वो था ना थ्री इडियट्स का डायलॉग की, जॉब मिलेंगी तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा, कोई पिता नौकरी देगा, नहीं नौकरी नहीं देगा, वो छोकरी देगा, नौकरी देगा बेसिकली उसको संभालने की, ठीक है, जो भी है। तो पढ़ाई करनी है अच्छे से, इसका सिंपल सा मतलब है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, और इसको जो है फ्रेंड्स आप लोग सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको आप लोगों ने। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1969 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर में अब 73 हो चुके हैं, केवल 27 लाइक्स दूर है 2000 से। 3000 का टारगेट है हमारा, हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता रहेगा, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा लेक्चर जो है यहाँ पर मैं अच्छे से कंप्लीट करूँ। चलिए गुड। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, सतलज और काली नदियों के बीच वाले हिमालय को। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये है आपका, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिए। ओके देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में है सिंधु नदी, और यहाँ पर में आप लोगों की सतलज नदी। ये है सिंधु नदी, इंडस जिसको बोलते हैं आप लोग, सिंधु, और ये है सतलज नदी, ठीक है, सतलुज, सतलुज नदी। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आती है आप लोगों की काली नदी, ठीक है, काली नदी, काली रिवर, काली रिवर। ओके, और यहाँ पर में आती है आप लोगों की तीस्ता रिवर, तीस्ता, तीस्ता, और यहाँ पर में आती है ब्रह्मपुत्र या दिहांग जिसको बोलते हैं आप लोग, दिहांग रिवर, दिहांग रिवर। तो ये जो है ना इस तरीके से हिमालय को हम लोगों ने बांटा हुआ है अलग अलग श्रेणियों में। तो ये बात हो रही है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला जो हिमालय उसको क्या कहते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें दिया हुआ है आप लोगों का कि भाई जो हिमालय है, ठीक है, उसको वेस्ट से ईस्ट के तरफ में बांटा गया है आपका। जैसे कि हिमालय जो है आपका सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहा जाता है, सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच, सतलज और सिंधु के बीच के हिमालय को, इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय। अब आप लोगों में से फटाक से जो लोग हैं यहाँ पर में आंसर लगा, अच्छा यहाँ पर में सतलज और काली के बीच में पूछा है ना, चलो कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे, सतलज और काली के बीच वाला। तो मैं पहले ये बता देता हूँ, इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, पंजाब, ठीक है। इसी के अलावा जो है इसको कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है, कश्मीर हिमालय, और इसको हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, हिमाचल, ठीक है। ये 3 नामों से इसको जाना जाता है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय। सतलज और काली के बीच वाला जो इलाका है आपका, ठीक है, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली, ये यहाँ पर में जो 2 पॉइंट दिए हैं उसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, अपन डरते क्या इससे, ठीक है। तो सतलज और काली के बीच वाले को जो है वो कुमाऊं हिमालय बोला जाता है, कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। ओके, मेनली ये आप लोगों का आता है उत्तराखंड के अंदर में, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आ सकता है आप लोगों का। बीच वाला जो हिमालय है यहाँ पर में इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में, ठीक है, नेपाल हिमालय। और सबसे लास्ट में जो है आप लोगों का वो है आसाम हिमालय, यहाँ पर में आसाम, आसाम हिमालय। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो आंसर इसका क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके, कमेंट कर दीजिए सभी लोग, हर एक बच्चा कमेंट कर देगा कि सतलज और काली के बीच वाला जो इलाका है। अब आप देखिए सतलज और काली के बीच वाला जो इलाका है आपका उत्तराखंड के इलाके में पड़ता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है, कुमाऊं हिमालय के नाम से। जी हाँ बिल्कुल, आप सभी लोगों को भी फ्रेंड्स शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, जिंदगी में अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे जल्दी से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड हर टीआरई में क्वेश्चन आता है, हर एक टीआरई के अंदर में। इसका आंसर आप लोगों ने बताना है। उड़ीसा के अंदर में जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, प्रीमियम कोर्सेज के साथ में अपने सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए 7611-101-101 9697-888-444 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फ्लैट 51% ऑफर का आज लास्ट डे है बिल्कुल आपका, ठीक है, क्योंकि कल से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है टीचिंग परीक्षा के वो स्टार्ट हो चुके होंगे। जी, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पोडू और पेंडा, ठीक है, ओके, पोडू और पेंडा। तो यहाँ पर मैं पोडू और पेंडा दोनों के दोनों कहाँ के हैं आप लोगों के, आंध्र प्रदेश के हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए पोडू और पेंडा, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, ये आंध्र प्रदेश की है। ये आप लोगों को टीआरई 4 के बैच में इमेज वाले सेक्शन में बाइलिंगुअल दिया गया है आपका, पोडू और पेंडा।
बेवार जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, बेवार, बेवार और दहिया, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के अंदर में बोला जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर में लिखा हुआ भी है, बेवार और दहिया मध्य प्रदेश के अंदर में बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। इसी को स्लैश एंड बर्न, दहन और कर्तन, कर्तन और दहन की कृषि भी इसको बोलते हो आप लोग। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, उड़ीसा में क्या बोला जाता है? पोडू और पेंडा बोला जाता है आप लोगों का आंध्र प्रदेश के अंदर में, ठीक है, बेवार बोला जाता है मध्य प्रदेश के अंदर में। तो क्या यहाँ पर में उड़ीसा का कोई भी दिया हुआ है? आप लोग बताइए, क्या दिया है यहाँ पर में उड़ीसा का? कोई भी नहीं दिया है ना। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? नन ऑफ दी अबव, ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। जितने भी लोग थे जिन्होंने सही आंसर किया था हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे, ठीक है, कि सर सही आंसर किया था। ओके, बाकी जो है फ्रेंड्स ये वाली लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की गई है, मैं आपको इसके भी क्वेश्चंस करवाऊंगा पूरे के पूरे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी देखिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। देखिए अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फ्रेंड्स आप लोगों से, तो हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया, एनसीईआरटी में दिया गया लाइन, एक चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। मतलब ये किसने कहा था कि राष्ट्रपिता, जो राष्ट्रपिता है हमारे अब वो नहीं रहे, ठीक है। तो ये बात कही थी फ्रेंड्स यहाँ पर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जिस दिन जो महात्मा गांधी है उनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उनकी अस्थियों को फरवरी 1948 के अंदर में जो है कहाँ बहाया गया था, कौन से शहर में? कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, आप लोगों को डीपी जूम करना तो बड़ा अच्छे से आता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे गए उसकी डीपी जूम करके देखे, पता नहीं, और इंस्टाग्राम तो मैं चलाता नहीं, आप लोगों ने देखा होगा अगर जूम होती होंगी वहां तो, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में भी जूम करके देखा करो, ठीक है, यहाँ पर में। ओके, तो अलाहाबाद के अंदर में जो संगम था जिसको आज आप प्रयागराज बोलते हो, वहां पर में जो है फ्रेंड्स उनकी अस्थियां जो है वो विसर्जित की गई थी। ये क्वेश्चन आया था कि गांधी जी की अस्थियां कहाँ विसर्जित की गई थी फरवरी 1948 के अंदर में? तो गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी अलाहाबाद के अंदर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, साबरमती नदी में नहीं, अलाहाबाद में गंगा नदी के संगम पर, ठीक है, गंगा यमुना के संगम पर विसर्जित की गई थी। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर मैं बिहार हेड टीचर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और ये मैं क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व क्या है उस ये आप लोगों को समझ में आएगा इससे, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? साकरी नदी, सोन नदी, बालन नदी या पनपन या पुनपुन, जो भी बोलना है आप लोगों ने, ठीक है, ये नदी मिलती है। तो आंसर आप लोगों का क्या होगा उसको बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि 63वीं बीपीएससी में 2018 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी या बालन नदी? नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्या फर्क है क्वेश्चन के अंदर में? वही क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम, वहां से उठाया और 2024 के अंदर में आप लोगों को चिपका दिया। तो इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था आप लोगों को, ठीक है। तो हेड टीचर के अंदर में जितने भी बच्चे थे हमारे टीचिंग परीक्षा के, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उन्होंने देखते से आंसर लगा दिया था, ठीक है। तो पुनपुन नदी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में, और यहाँ पर में आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का। ओके, क्योंकि मैंने ना ये पूरी लिस्ट दी हुई थी आप लोगों की, एक लिस्ट है हमारे पास में, ये पूरी लिस्ट ये आप लोगों को हिंदी के अंदर में जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, नीचे में एक फॉर्म है ना, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है इस क्लास के बाद में भर देना, ठीक है। एक फ्री कोर्स में आपको ऐड कर दिया गया है, करीब जो है फ्रेंड्स 25,000 बच्चे ऐसे जो वो फ्री कोर्स के अंदर में ऐड हुए हैं, जिसके अंदर में हम हर वीकली टेस्ट जो लेते हैं वहां पर में आपको फ्री वीकली टेस्ट मिलती है, ठीक है। तो 25,000 से ज्यादा बच्चों ने भरा हुआ है उस फॉर्म को, तो आप लोग जितने भी लोगों ने नहीं भरा वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं टीचिंग परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में, ठीक है। तो पुनपुन नदी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में गंगा में, फतुहा के पास में, पटना के पास में फतुहा में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए, नखरे वाली का, एक गाना था बहुत पुराना, ठीक है, कौन सी मूवी का था पता नहीं, लेकिन बहुत पुराना गाना है, ठीक है। तो रेशमी वस्त्र जो है फ्रेंड्स आप लोगों के कहां पर में बनते हैं? तो रेशमी वस्त्र जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मधुबनी, भागलपुर, ठीक है, औरंगाबाद। तो रेशमी वस्त्रों के लिए जो फेमस है आप लोगों का, सिल्क सिटी के नाम से भी उसको जाना जाता है। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं। तो भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी के रूप में, और यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स रेशमी वस्त्र का, सिल्क का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, सिल्क के कपड़ों का,
डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में मिल गया आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो भागलपुर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आप लोगों का, भागलपुर डिवीजन सबसे छोटा डिवीजन है, ठीक है, सबसे छोटा प्रभाग, सबसे छोटा मंडल भागलपुर और बांका, बस दो ही आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। सबसे छोटा प्रमंडल भी यही है आप लोगों का। भागलपुर की बॉर्डर किसके साथ में लगती है, तो भागलपुर की बॉर्डर जो है फ्रेंड्स ये झारखंड के साथ में लगती है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, ठीक है, जनसंख्या घट गई, मान लो पहले जो है वो ये जो है 100 जो है 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, ठीक है, इसमें रहते थे 1000 लोग, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो मर गए, सिर्फ यहाँ पर मैं, अब ये भूमि का अनुपात कितना था आप लोगों का, ठीक है, हर जो है यहाँ पर मैं 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो हर एक व्यक्ति के लिए आप लोगों का, ठीक है, 0.1 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन थी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 900 लोग मर गए, डायरेक्टली 900 लोगों को मार देता हूं मैं, ठीक है, 0.1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था आप लोगों का, स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, 900 लोग मर गए, केवल 100 लोग बचे अभी, और 100 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन तो उतनी है, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पे 100 लोग हैं, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन मिलेंगी, पहले 0.1 मिलती थी, अब 1 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन मिलेगी। तो आपका मैन लैंड रेशियो क्या होता है, मैन टू लैंड रेशियो, ठीक है, आप लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, ठीक है, हर मानव के लिए कितनी भूमि अवेलेबल है, इसका ये मतलब है आप लोगों का, तो ये बढ़ जाता है आप लोगों का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, ये बढ़ जाता है, ओके, स्थिर नहीं रहता भाई, मानव डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या घट गई ना, लोग मर गए। सर ये सॉन्ग नया दौर फिल्म 1957 का है, चलिए क्या बात है, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लोगों के पास अब ज्यादा जमीन रहेंगी, इंक्रीज होगा, आप लोगों का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, तो बढ़ जाता है। ओके, अपन लोगों ने 900 लोगों को मार दिया ना डायरेक्टली अपने अपने को समझने के लिए, तो देखो अपने अपन कितने जालिम लोग हैं यार, क्वेश्चन आसानी से समझ जाए, 1000 में से 900 लोगों को मार दिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, कुंवर सिंह कहां से संबंधित थे। अभी भी हम जो है फ्रेंड 3000 के टारगेट से थोड़ा सा दूर है, तो प्लीज एक बार सभी लोग, ठीक है, ओके, सभी के सभी लोग एक साथ दबाकर शेयर कर देंगे, 2000 लोग हैं, अगर हर बच्चे ने भी दो दो तीन तीन जगह पे शेयर कर दिया फ्रेंड्स, तो मुझे लगेगा कि यार मेहनत जो है वो यहाँ पर में सफल हो रही है, जिन बच्चों के लिए पूरी रात जागकर मेहनत किए हैं, ठीक है, वो मेहनत सफल हो रही है। ओके चलिए, नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि कुंवर सिंह जो है वो नेता कहाँ के थे, आप लोगों को पूरी लिस्ट ये प्रोवाइड की है मैंने, ठीक है। तो जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह और अमर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह। विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो थे, इन्होंने जो है इनके दमन को, मतलब इनके विद्रोह को कुचला था। जगदीशपुर आरा बिहार से ये बिलोंग करते थे, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड जगदीशपुर। ये लिस्ट आप लोगों को पूरी की पूरी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है आपके कोर्स के अंदर में, ठीक है, पूरा। ओके, तो कानपुर से नाना साहेब लड़ रहे थे, ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल और उनका बेटा था बिरजिश कादर, वो लड़ रहा था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। बरेली से लड़ रहे थे खान बहादुर खान, ठीक है। फतेहपुर से अजीमुल्ला लड़ रहे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आप लोगों से 1857 के विद्रोह में लड़ाई लड़ रहे थे। नाउ फ्रेंड्स, हु एस्टैब्लिश द इंडियन एसोसिएशन इन 1876। कितने बच्चे हैं जिन्होंने टीआरई 4 के टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4 के अंदर में पहला ही लेक्चर देखा है नेशनल मूवमेंट का। पहले ही लेक्चर के अंदर में मैंने इंडियन एसोसिएशन के बारे में आपको पूरा पढ़ाया है, इंडियन एसोसिएशन के बारे में, और इवन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले सेशन में भी आपको पढ़ाया है मैंने। ओके, तो देखिए, हु इस्टेब्लिश इंडियन एसोसिएशन इन 1876, 1876 के, ठीक है, के अंदर में इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था बनाई थी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर। अच्छा, इसका कांग्रेस में विलय कब कर दिया गया था, इंडियन एसोसिएशन जो थी इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, 1886 में, 10 साल बाद, एग्जैक्टली 10 साल बाद उसके बनने के। ये इस तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इसके अंदर में आपका, है ना। चलिए, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे जो लोग थे उन्होंने इसको शुरू किया था। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में हैं। जैसे फ्रेंड्स, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम बार किसने फहराया था? ओके, जल्दी से बता दीजिए, विदेश के अंदर में जो है पहली बार जो है किसने तिरंगा फहराया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? नेशनल फ्लैग आउटसाइड इंडिया। तो वो थे मैडम भीकाजी कामा। कौन सा साल था वो ईयर था फ्रेंड्स आप लोगों का 1907। ठीक है, 1907 के अंदर में जो है उन्होंने फहराया था। कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के अंदर में फहराया था। जर्मनी के अंदर में, जर्मनी में भी कहाँ फहराया था? तो स्टूटगार्ड नाम की एक जगह है, स्टूटगार्ड नाम की जगह है जर्मनी के अंदर में। वहां पर में जो है वो कम्युनिस्ट सम्मेलन चल रहा था, वहां पर में ट्राई कलर लेकर गई थी वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज उस समय का जो था हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मैंने आपको करवाया। ठीक है, ये आपको बताया कि एग्जाम में आया है, बट उससे पहले मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका था, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। और टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4 बैच में सारे के सारे आपके बीपीएससी के क्वेश्चन अवेलेबल करवा के दे दिए गए हैं। सबसे बेस्ट बात, बीपीएससी से क्वेश्चन आ रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा के दे दिए गए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं यहाँ पर में। मैडम भीकाजी कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था? अभी आपको बताया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो। हर कोई बच्चा कमेंट में करेगा इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग ध्यान से देख रहे थे मेरा लेक्चर। मैडम कामा ने फहराया था तिरंगी स्वतंत्र ध्वज को, कहाँ फहराया था? ठीक है, ओके, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्टूटगार्ट के अंदर में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो मैडम भीकाजी कामा ने यहाँ पर में स्टूटगार्ट के अंदर में जर्मनी में इसको फहराया था। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, ये बता दीजिए आप सभी लोग। अबुल कलाम आजाद, ठीक है, विच पेपर वॉज एडिटेड बाय अबुल कलाम आजाद? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, अबुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने अल हिलाल नाम से जो अखबार था वो निकाला था, और एक और अखबार था उनका अल बलग। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है, अल बलग लिख दो आप लोग। अल हिलाल और अल बलग, ये दोनों ही अखबार जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा निकाले गए अखबार थे। एक बार शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए और ज्यादा एफर्ट्स के साथ में हम लोग जो है वो क्वेश्चंस जो है और ज्यादा करवाते रहे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का देख सकते हो आप लोग, इन विच ईयर बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? कौन से साल के अंदर में बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो गया था? 1905 में, 1907 में, 1909 में? जल्दी बताइए। तो यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने डायरेक्टली आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो कि एक्चुअल में ये हुआ था 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। तो यहां तो दिया ही नहीं है आप लोगों का, तो आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। ओके, एक्चुअल में देखो वो 22 मार्च जो आप लोग मनाते हो ना, उस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि भाई उस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट जारी हुआ था कि हम 1 अप्रैल से बिहार बंगाल से अलग हो जाएगा। उस समय का बिहार का मतलब था बिहार, ठीक है, बंगाल और बिहार, उड़ीसा और झारखंड आज के जो था पूरा का पूरा, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत बोलते थे उसको। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव होने वाला है आपका, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ये वैसा ही है जैसे बिहार दिवस आप लोग मनाते हो 22 मार्च को, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पहली बार जब लड़की देखने गए थे, ठीक है, उसी खुशी में, और आपको बहुत सुंदर सी लड़की मिल गई, संस्कारी, ठीक है, बिल्कुल आपसे मतलब आपका खाना खराब ना हो, आपका टेस्ट खराब ना हो, इसलिए आपसे खुद से ही खाना बनवाती है वो। ठीक है, मतलब घर में गंदगी ना रहे, आपकी सेहत पे असर ना पड़े, ठीक है, कहीं उससे भूल चूक ना हो जाए, तो आपसे खुद से ही वो झाड़ू पोछा लगवाती है। ठीक है, मतलब एकदम संस्कारी टाइप की लड़की आपको मिल गई है यहाँ पर में एकदम। ठीक है, और आपको इतनी सी भी तकलीफ ना हो, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आपको गर्मी लग जाए, तो पूरा का पूरा ब्लैंकेट खुद ओढ़ लेती है एसी चालू करके, ताकि आप जो है वो अच्छे से एसी का मजा ले सके, एसी का इस्तेमाल कर सके। तो बढ़िया से सारे के सारे काम कर रही है, आपकी एक्सरसाइज हो, इस वजह से आपको जो है वो बाजार भेजती है, बार बार फोन करती है कि ये भी लेकर आ जाना, वो भी लेकर आ जाना, मतलब अच्छी लड़की है, सब सब चीज का ध्यान रख रही है वो हर तरीके से। तो आपने क्या किया, आपने जो दिन देखने गए थे ना आप, वो दिन आपने जो है अपनी एनिवर्सरी के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया कि इस दिन गया था। शादी वाला दिन एनिवर्सरी नहीं मना रहे आप जिस दिन देखने गए थे उस दिन वाली एनिवर्सरी मना रहे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि 22 मार्च को अलग नहीं हुआ था, 22 मार्च को केवल गैजेट जारी हुआ था। ठीक है, ये उसका फर्क है। ठीक है, बिहार अलग कब हुआ था अगर ये आ जाए ना, तो प्लीज 1 अप्रैल याद रखना आप लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, नाउ
ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, आप देख भी सकते हो पढ़ाते हुए दानिश सर पेड क्लास के अंदर में इस तरीके से कि आपका जो है बिहार कब अलग हुआ था, तो बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस बोलते थे। 22 मार्च को जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था आप लोगों का, और ये इसका जो एक्चुअल जो डेट थी जिस दिन वो अलग हुआ, ठीक है, ये घोषणा हुई थी उस दिन, नोटिफिकेशन जारी हुआ। एक्चुअल में अलग कब हुआ था, ये लागू कब हुआ था, तो दानिश सर बहुत स्पीड में लिख रहे हैं 1 अप्रैल, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में 1912 को। ये पेड क्लास का लेक्चर है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के में अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया किसान सभा, जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑल इंडिया किसान सभा के अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव, शहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा कब आयोजित हुई थी, ये भी क्वेश्चन बता ही दो यार, इतना खर्चा हो गया मालिक अभी। तो ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, ये हुई थी लखनऊ में आयोजित, लखनऊ में, ठीक है, 1936 में। सभी लोग लिखेंगे, पहले ये लिखो फिर बताता हूं मैं आंसर। 1936 में आयोजित हुई थी, ओके। और स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी ऑल इंडिया किसान सभा की। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओके। अखिल भारतीय किसान सभा भी इसको बोला जाता है आपका, लखनऊ में 1936 में हुआ था, और इसके जो सेक्रेटरी थे, ठीक है, वो थे एनजी रंगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑल इंडिया किसान सभा के सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए एमपीएससी 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी से इसका। तब तक मैं आपसे कहना चाहूंगा जिन बच्चों ने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए हर अपडेट, हर इस तरीके के जो लेक्चर्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है, ओके। ओके चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर में, लखनऊ हो जाएगा। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो पटना वुमेन्स कॉलेज फाउंडेड, ठीक है, पटना महिला कॉलेज की स्थापना कब हुई थी ये बता दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। तो पटना महिला विद्यालय जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी आप लोगों की, ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे आप सभी के सभी लोग। जी, तो पटना वुमेन्स कॉलेज जो है फ्रेंड्स पटना के अंदर में मिलेगा आप लोगों को। 1940 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, 1940 के अंदर में, 1940 के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, पटना महिला कॉलेज की स्थापना 1940 के अंदर में की गई थी। और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से जो है फ्रेंड्स आता है आप लोगों का, ठीक है, तो जिस भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो आप लोगों को क्वेश्चन में करवाता रहूंगा, ओके। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ठीक है, अंतरिम सरकार के अंदर में राजेंद्र प्रसाद जी के पास में कौन सा वाला विभाग था, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। कुलदीप सर जो है उनकी भी क्लास अभी होनी है, वो भी वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कुलदीप सर है वो वेट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से हम लोग उनके लिए भी देंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज लास्ट डे है आप लोगों का 51% ऑफ के साथ में टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने का। तो जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा चैनल को डायरेक्टली सब्सक्राइब करके आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ नीचे में भी लिंक दी गई है कि बीपीएससी का कोर्स कैसे आप बाय कर सकते हो, ठीक है, और कौन कौन सी सुविधाएं आप लोगों को मिल जाएगी उसके अंदर में, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें जो है फ्रेंड्स उसके अंदर में, करीब 5000 के से भी ज्यादा का जो है वो आप लोगों के लिए है। और प्लस आज आपको बता दूं कि आज लास्ट डे है, जितने भी बच्चे उन सभी लोगों को, ठीक है, जो आपका एक वैदिक मैथ्स का एक कोर्स है, ठीक है, पूरा का पूरा, जिसमें 100 से ज्यादा वीडियो है वैदिक मैथ्स के, ट्रिक्स है, ठीक है, जो आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, या आप जब आगे में टीचर बनोगे तो ठीक है उसकी क्लासेस ले सकते हो, उसमें प्रो हो जाओगे आप लोग, ठीक है। करीब जो है फ्रेंड्स वो आप लोगों का 1500 रुपए का कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया जाएगा, जो बच्चा आज शाम तक, आज रात 12 बजे तक ज्वाइन हो चुका होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फ्रेंड्स, उनका इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर में कौन सा था? प्रसाद, तो फूड एंड एग्रीकल्चर थे ये, फूड एंड एग्रीकल्चर। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि वित्त मंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। रक्षा मंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आने से पहले ही मैं आपको करवा चुका था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग था? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था इनके पास में, ठीक है,
फूड एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, ये याद रखना है आप लोगों ने। रक्षा मंत्री कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो सरदार, ठीक है, बलदेव सिंह जी थे। सरदार बल चाहिए ना डिफेंस करने के लिए, तो सरदार बलदेव सिंह थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सरदार बलदेव सिंह। ओके, तो डिफेंस, गृह और जो है खाद्य प्रसाद मंत्री कौन थे, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से ये याद रखना है। एक मैं आप लोगों को लिस्ट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी राजेंद्र प्रसाद जी के पास में। लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेबर वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था इस बार, जल्दी बताइए। आपको बोला था कि मैं जैसे ही जगजीवन राम पढ़ता हूँ, ठीक है, सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने का रिकॉर्ड है इनके पास में, बाबू जगजीवन राम, लेबर मंत्री थे ये, ठीक है। श्रम मंत्री तो याद नहीं आता आपको कि श्रम मंत्री, श्रम टाइप के नाम याद आता है उनका, ठीक है, उनके अंदर में। तो बाबू जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, सरदार बलदेव सिंह थे, ये याद रखेंगे आप लोग, प्लीज याद रखना है। और होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, बलदेव, ठीक है, सिंह। और फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दिया कि राजेंद्र प्रसाद जी के पास में थी। और इस क्वेश्चन में भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों का दिया हुआ है पूरा का पूरा इसमें। ओके, और यही पूरी लिस्ट जो है आप लोगों को हिंदी में भी मिल जाएंगी। हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास में थी, ये क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से आप सभी लोग। 2396 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 3000 का टारगेट है, जल्दी जल्दी से कर देंगे आप सभी लोग ताकि एनर्जी बनी रहे, ठीक है। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस और अखिल भारतीय, ठीक है, महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी, ठीक है। महारानी चिमनाबाई जो थी, ठीक है, वो इसकी पहली प्रेसिडेंट थी, महारानी चिमनाबाई। ओके, उन्होंने इसकी स्थापना की थी पुणे के अंदर में 1927 में। बाद में जो है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में शिफ्ट कर लिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ था आप लोगों का, ठीक है। महारानी चिमनाबाई, महारानी चिमनाबाई, चिमनाबाई जो है फ्रेंड्स इसकी पहली प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, हो सकता है कभी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ लिया जाए। ओके, क्योंकि इसका इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका है। ओके, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। और मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करवाता हूँ, क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए, जो बच्चा अच्छे से करेगा, जो बच्चा योगदान देगा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाए जा सकेंगे। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किस वर्ष किया गया था, ये बताइए आप लोग। और क्यों, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन की स्थापना 1927 में हुई थी, ये यूजीसी नेट में आया था 2020 के अंदर में क्वेश्चन। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए बंगाल पार्टीशन कौन से दिन लागू हुआ था। तो एक क्वेश्चन में आंसर बन गया आपका 1 नंबर का कि बंगाल का पार्टीशन कब लागू हुआ था। तो 1 नंबर आप लोगों को 1 मार्क यहां पर में मिल जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। उस दिन हमने कौन सा दिन मनाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। उस दिन हमने कौन सा वाला दिन मनाया था, ठीक है। तो उस दिन हमने मनाया था फ्रेंड्स यहाँ पर में शोक दिवस, ठीक है, यहाँ पर में शोक, द डे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्न मतलब कि शोक दिवस के रूप में इसको मनाया था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था आप लोगों का ब्रिटिश राज के समय में हुआ था, ठीक है, 16 अक्टूबर को। और उस दिन हम लोगों ने द डे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, शोक दिवस के रूप में मनाया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी पूछा जा सकता है कौन से दिन बंगाल का बंटवारा हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, शोक दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एमपीएससी ग्रुप सी कंबाइंड प्रीलिम्स के अंदर में भी आया था 2022 में क्वेश्चन आपका। 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाया गया था, ठीक है, किस रूप में मान्यता दी गई थी आपकी, ये भी बता दीजिए आप लोग। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शोक का दिन, श्रमिक दिवस, 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था, आपका राबिया खातून जी पूरा का पूरा कोर्स है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में है, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जो आप लोग स्ट्रेटेजी देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि शुभम कुमार का भी इंटरव्यू आया है, एक साथ 3 बहनों ने एग्जाम क्लियर किया है,
आपको पता है टीचिंग परीक्षा के साथ में एक घर में एक साथ 3 बहनों ने क्लियर किया, तीनों को गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट मिला है, ठीक है, अपना खुद का होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। उनका इंटरव्यू भी आज शाम में आने वाला है, वो भी जरूर देखिएगा, बहुत इंस्पायरिंग है। महिलाएं, ठीक है, घर का काम करते हुए, उन 3 बहनों में से एक की शादी हो चुकी है, ठीक है, वो अपने बेबी के साथ में जो है वो पढ़ाई करती थी, उनके हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया कि आप जाइए मायके में, ठीक है, ताकि वहां पर मैं आपको थोड़ा सा आपकी बहनों के साथ में काम करने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है, तो आप उनके साथ में पढ़ सकती हो। तो इतना बढ़िया वाला और बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ है, आज शाम में आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा, आपको प्रिपरेशन की बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी। तो डे ऑफ मॉर्निंग के रूप में इसको मनाया गया था। आपको बताना है बिहार विद्यापीठ की जो है आप लोगों का किस आंदोलन के समय में बिहार विद्यापीठ स्थापित किया गया था। देखिए बिहार विद्यापीठ के बारे में मैंने आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में भी पढ़ाया हुआ है कि बिहार विद्यापीठ आप लोगों का, ठीक है, जब हमारे भारत के अंदर में असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो हम लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, और विदेशी चीजों का बहिष्कार करते हुए हमने विदेशी शिक्षा का भी बहिष्कार किया, और हम भारतीय शिक्षा लेना चाहते थे। तो बिहार विद्यापीठ उसी का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत जो है आपका 1920 से 1922 के बीच में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, उसी के समय में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी पटना में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी पटना में, और वो भी कहां पर में, सदाकत आश्रम, ठीक है, सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम किसका था? आश्रम किसका था? सदाकत आश्रम मौलाना मजहरुल हक जो थे, मौलाना मजहरुल हक जो थे, उनका था सदाकत आश्रम। गांधीवादी नेता थे, उन्होंने अपनी जमीन दी थी यहाँ पर में बिहार विद्यापीठ बनाने के लिए। 2489 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है, केवल 11 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर में 2500 से। हमारा टारगेट 3000 का है, जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा सेशन को, तो फ्रेंड्स हम लोग हमारा टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हु इनवाइटेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण 1917, ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि चंपारण में आने के लिए किसने इन्वाइट किया था गांधी जी को, ठीक है, तो गांधी जी को इन्वाइट किया था राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। वैसे ये इन्विटेशन दिया कहा था उसने, 1917 में दिया था क्या? नहीं, 1916 में 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त सत्र हुआ था आपका लखनऊ में, तो वहां पर मैं जाकर मिला था वो, ठीक है। गांधी जी थोड़ा सा कुपचे में आते कि एक बात करनी थी तुमसे। गांधी जी बोले होंगे क्या बात करनी है, इधर ही करना बेटा, तू अकेले में क्यों लेके जा रहा? वो बोलेंगे गांधी जी थोड़ा सा पर्सनल इधर आओ ना, कुपचे में थोड़ा बात करनी। एक्चुअली ना मैं चंपारण से आया हूँ, उधर के अंदर में क्या हो रहा है कि जो हम किसान लोग हैं ना, उनको जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है, और मैंने आपके बारे में सुना है आप जो है वो अंग्रेजों के नाक में दम कर देते हैं, ठीक है। गांधी जी भी शर्माए होंगे, हाय हाय मेरी कितनी ख्याति बढ़ी हुई है, देखो मैं उधर से पता चल के आया, मेरे को सब लोग पहचानते, ठीक है। तो गांधी जी शर्मा के बोले बेटा तुम क्या चाहते हो? गांधी जी आप आइए ना, उधर में भी करिए थोड़ा सा। तो राजकुमार शुक्ला को उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ तुमको कि कैसा मेरा शेड्यूल क्या है, घर की कब कब खाली है, तो अपन देखते हैं उसको। फिर गांधी जी जो है वहां गए, ओके। और आप लोगों का देखिए यहाँ पर मैं 67वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने दिया था, ठीक है, दानिश सर ने आपको पढ़ाया भी है। तो राजकुमार शुक्ला ने जो है फ्रेंड्स ये दिया था, 3 कठिया सिस्टम जो चल रहा था चंपारण में, उसके खिलाफ। ये ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ कुछ तो ऐसा हुआ होगा वहां पर, मैं पता नहीं, ठीक है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पुस्तक बताता हूँ आपको। ये पुस्तक का नाम आप लोगों ने क्या करना है, एक चिट्ठी पे लिखो, ठीक है, और अपने सामने रखो और 10-12 बार पढ़ो। ये पुस्तक इतनी प्यारी पुस्तक है ना, ठीक है। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पढ़नी चाहिए आपने। हमारे भारत के अंदर में एक सोशलिस्ट विचारधारा जिसने फैलाई है, ठीक है, उस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है 1955 के अंदर में, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। किसने लिखी है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री लिखी है राम मनोहर लोहिया जी ने। लोहिया के आज भी कई सारे समर्थक है जो लोहिया को मानते हैं, लोहिया के उस जमाने के जो नेता भी जिंदा है, अब तो चलो बहुत सारे लोग उनको भूलते आ गए, लेकिन राम मनोहर लोहिया, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी है राम मनोहर लोहिया। हम उनको उतना क्रेडिट नहीं दे पाए हमारे भारत के अंदर में, हम इतने बड़े बड़े लोगों को, ठीक है, जिन्होंने हमारे भारत के लोगों को समाजवाद जैसी जो एक शिक्षा दी है कि आज आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में आपको जॉब मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के अंदर में ये कंसेप्ट है कि हम लोग, सरकार इंटरवीन करेंगी, सरकार जो है सुविधाएं प्रोवाइड करेंगी। ये सब समाजवादी विचारधाराओं का ही खेल है। तो राम मनोहर लोहिया जो है फ्रेंड्स 1955 में उन्होंने द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री लिखी थी, जिसमें उन्होंने समाजवाद के ऊपर में जोर दिया। उसके बाद में उन्होंने जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल किस तरीके से हुआ उसके बारे में बताया, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें की है उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के अंदर में, ओके। ओके
तो जो है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों में से काफी सारे लोग जो है अभी भी सेशन को जो है फ्रेंड्स आप लोग बिजी है। कई मैं क्योंकि 3000 चाह रहा था, ठीक है, और हम लोग इसको जो है फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से जितने भी हमारे क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है मेरे पास में आप लोगों को करवाने के लिए, ठीक है, आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन है कि आप लोग करते करते थक जाओगे, मैं कराते कराते नहीं थकूंगा। तो मैं चाह रहा था कि जितने भी बच्चे हैं वो हर एक बच्चा जो है यहाँ पर मैं अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा दे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर में जो है हम लोग जो है कुलदीप सर की क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है, वो हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, तब तक आप लोग इसका आंसर भी कर दीजिए। एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, इसका डूबा कभी ना जा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपके इतने प्यारे से वीडियो के लिए, ठीक है, आपने इतनी मेहनत की। बाकी दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा, सारे के सारे ध्येय वाक्य बता दीजिएगा किसके किसके हैं, ठीक है। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, बहुतन हिताय बहुजन सुखाय, किसके किसके सारे बता दीजिएगा, मैं सारे आपको याद करा दूंगा। मेरे पास में पूरी लिस्ट थी, ठीक है, बट जितना बच्चे यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए कल ये ले लूंगा। और प्लस नीचे में एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो आप लोगों को एक फ्री कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। जो बच्चे पेड कोर्स में ऐड होना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज लास्ट डे है आप लोगों का टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने का। फ्लैट 51% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, फ्लैट 51% ऑफ, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत करता था, लेकिन मैंने खुद से कहा हार मत मानो, अभी सह लो, अपनी बाकी की जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियो। तो आप लोगों के ऊपर में भी निर्भर करता है कि क्या आप लोग चैंपियन की तरह जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर में। ओके, तो एक नई अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, आप लोगों के लिए, मेक इट और टेक इट। आप लोगों को मैंने आज बताया कि सक्सेस ऑकर्स व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट प्रिपरेशन, और उसी कड़ी के अंदर में आज आपको टीचिंग परीक्षा जो है एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। 51% ऑफ के साथ में जितने भी बच्चे हैं वो डायरेक्टली, फ्रेंड नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या डायरेक्ट टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो, या नीचे में एक लिंक दी गई है हाउ टू बाय बीपीएससी कोर्स, उस पर क्लिक कर लीजिए। ये सारे कोर्सेज के ऊपर में है, जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। और आज शाम तक जो बच्चा सुपर टेट और केवीएस DSSS भी, ठीक है, इन कोर्सेज में से जो भी कोर्स ले लेगा, बीपीएससी टीआरई सुपर टेट केवीएस, ठीक है, इनमें से कोई भी कोर्स ले लेगा, वो बच्चे को जो है फ्रेंड्स वैदिक मैथ्स का 1500 रुपए का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें 100 से ज्यादा ट्रिक वाले वीडियोस है। जो बच्चा सुपर टेट का कोर्स आज खरीद लेगा उसके लिए यूपी के अलग अलग एग्जाम्स में 50,000 से ज्यादा क्वेश्चन हमने निकाले, जो यूपी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। ओके, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां भी आप लोग फैला सकते हो फ्रेंड्स, इस वीडियो को फैला दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, जहां भी आप बता सकते हो बता दीजिए, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है फ्रेंड्स 51% ऑफ का आप लोग अपने अपने जो है व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा सकते हो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।